हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में हम ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, उसके बाद ऑक्सीकरण तथा अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पिछली वीडियो में हमने जितने भी अभिक्रियाएं थी, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, है ना, ये सारी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ लिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो चलिए पहले हम हेडिंग डालते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ठीक है, इसको हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, तो बहुत ही मैं साधारण और सरल शब्दों में आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है। देखिए, वे रासायनिक अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा 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 निर्मुक्त होती है निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। इसे और सरल भाषा में आपको मैं समझाऊं तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है ना। अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि बाहर निकली हुई ऊष्मा को उत्पाद की ओर धन के चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। तो लिखेंगे, बाहर निकली हुई ऊष्मा को उत्पाद की ओर प्लस चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। प्लस चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। ठीक है। तो ये होती है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं, उदाहरण के रूप में, है ना, उदाहरण में आप लिख सकते हैं कि जैसे कार्बन जो होता है ना, कार्बन ये कि ग्रेफाइट, जब ग्रेफाइट को हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से CO2 गैस बनता है और आपका 94 किलो कैलोरी ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, कैलोरी जो शब्द होता है यह ऊष्मा को दर्शाता है। ठीक है। तो ये कार्बन नहीं बल्कि क्या है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या होता है? तो कार्बन का ही अपरूप होता है, इसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। तो ग्रेफाइट को जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वहाँ से 94 किलो कैलोरी ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर उत्पाद की ओर प्लस 94 किलो कैलोरी लिखा गया है। ये जो प्लस का चिन्ह दिया गया है उत्पाद की ओर, यही दर्शाता है कि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर बात लिखी गई है कि जो बाहर निकली हुई ऊष्मा को उत्पाद की ओर प्लस चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। यानी कि जो ऊष्मा बाहर निकलती है उसे हमेशा उत्पाद की ओर प्लस चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। ठीक है। इसलिए यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है। जैसे कि एक और मैं आपको साधारण भाषा में समझा दूं कि जब हमारा तबीयत खराब होता है, बुखार लग जाता है यानी फीवर हो जाता है, तो आपको पता है कि हमारे शरीर से अधिक टेम्परेचर हो जाता है, तापमान हमारी बढ़ जाती है। तो शरीर का जो ऊष्मा है वो बाहर निकलने लगता है, इसकी वजह से हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो वो भी एक समझने के तौर पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है। अगला टॉपिक है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है। हमें इस प्रकार से इसे डिफाइन करना होगा कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं
अभिक्रियाएं, ठीक है, जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी कि ऊष्मा अंदर ली जाती है ना। तो ऊष्मा अंदर ली जाती है तो उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि शोषी का मतलब ही होता है शोषण करना, यानी कि अंदर लेना, है ना, सोखना। तो ऊष्मा जब हम अंदर लेते हैं तो उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो होती है, इसमें जो होती है, जो ऊष्मा ली जाती है उसे हम अभिकारक की तरफ निगेटिव साइन के तौर पर लिखा जाता है, ठीक है। या अगला पॉइंट लिखेंगे, इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर निगेटिव साइन, यानी कि ऋण साइन, या अभिकारकों की ओर धन चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। धन चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के रूप में लिखते हैं कि नाइट्रोजन को, ठीक है, ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से हमारा NO नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है और -45 किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरी को हम लिखते हैं किलो, और कैलोरी का CL, किलो कैलोरी, है ना। किलो कैलोरी ऊष्मा ली जाती है ना। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने के लिए 45 किलो कैलोरी ऊष्मा ली जाती है, तब जाकर यह नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। जब इसे हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, यानी कि संतुलित करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनेगा ये? नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है ना, ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो देखिए, जब उत्पाद की तरफ यही हम ऊष्मा लिखेंगे तो माइनस करके लिखेंगे, और यही जब हो, यही ऊष्मा को हम अभिकारक की तरफ लिखेंगे तो प्लस करके लिखेंगे। तो माइनस का मतलब होता है उत्पाद की तरफ कि यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, अगर प्लस की तरफ है अभिकारक की ओर तो इसे हम बोलेंगे कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक है। क्योंकि यह अभिक्रिया ऊष्मा लेने के बाद हो रही है, इसलिए यह आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, अगला टॉपिक है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। तो पहले हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया सीखते हैं, उसके बाद अपचयन अभिक्रिया सीखेंगे। तो हेडिंग डालते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, जैसे, है ना। जैसे ये आपको पॉइंट वाइज लिखकर सिखाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, है ना। तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट नहीं लिखा, बल्कि आपको
एक एक पॉइंट दे करके उदाहरण देकर समझाऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो जिसमें पहला होगा ऑक्सीजन का योग होता हो, ऑक्सीजन का योग हो, है ना। ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग हो। तो आप बोलेंगे सर कैसे, तो इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं, उदाहरण, जैसे कि कैल्शियम लेते हैं और कैल्शियम में हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कैल्शियम पहले इसमें ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है, लेकिन बाद में जो ये उत्पाद बना है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम में ऑक्सीजन का मिलना हो गया यानी कि योग हो गया, तो बोलेंगे कैल्शियम जो हो गया ऑक्सीडाइज हो गया यानी कि ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है, कैल्शियम का ऑक्सीकरण हो गया। तो यहाँ से कैल्शियम में ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ कैल्शियम में ऑक्सीजन हो गया, तो बोलेंगे कैल्शियम में ऑक्सीजन का योग हो गया। इससे बोलेंगे कि भैया ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो H2O हो जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया, शामिल हो गया, तो बोलेंगे ये हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया। समझ में आया। तो ये अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ऑक्सीजन का योग का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा होता है कंडीशन कि जब हाइड्रोजन का वियोग हो, है ना, यानी कि हाइड्रोजन पृथक होता है, कि जब हाइड्रोजन का पृथक हो, यानी कि हाइड्रोजन क्या होता है वहाँ पे अलग होता है, हाइड्रोजन को अलग किया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन भैया अलग कैसे होगा, ठीक है, हाइड्रोजन को हम अलग कैसे करेंगे, तो कुछ एग्जाम्पल होना चाहिए ना। तो एग्जाम्पल जैसे लिखते हैं कि भैया हाइड्रोजन अलग कैसे होगा, है ना, हाइड्रोजन का हम अलग कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे कि हम लेते हैं जिंक, ठीक है, और प्लस का HCl, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जब अभिक्रिया होगी तो आपको अभिक्रियाशील तत्वों का मैंने श्रेणी क्रम बताया था, तो आपको पता होगा कि जिंक जो होता है हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो हाइड्रोजन को जिंक क्या करेगा, हटा देगा, तो यहाँ से बनेगा जिंक क्लोराइड और ये हो जाएगा भैया आपका H2 बाहर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर HCl यानी कि Cl के साथ हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो यहाँ से क्या होगा, इस HCl में यानी Cl के साथ जो H था वह क्या हो गया, पृथक हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ बोलेंगे HCl का जो हुआ है यह हुआ है आपका ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। दूसरा होगा, ठीक है, कि आपका जो तीसरा पॉइंट ये ध्यान देना है कि जब ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि हो। अब ये बोलेंगे सर ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऋण विद्युतीय अवयव क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको इसको बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखिए किसी भी तत्व के पास, तत्व में धातु, कोई भी धातु होता है, तो धातु का एक गुण होता है कि अपने वह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या करता है, धनायन बनाता है। क्या बनाता है, धनायन बनाता है, ठीक है। तो जो कोई धातु अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जो धनायन बनाने की प्रक्रिया होती है, तो इसी को बोलते हैं ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होना। जैसे कि आपको पता होगा कि सोडियम जो होता है यह एक धातु है ना। जब यह सोडियम क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो इस पर Na+ आयन आ जाता है इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद। ठीक इसी प्रकार से जब कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो इस पर 2+ आयन आ जाता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद। तो देखिए यहाँ पर बोलेंगे कि सर ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि कैसे हो रहा है, तो ठीक है। तो देखिए ऋण विद्युतीय में वृद्धि होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं, यहाँ पर बताइए सोडियम क्या है, एक धातु है, तो इसका आयन कितने हैं, तो बोलेंगे सर इसमें कोई आयन नहीं है, तो यानी कि आयन मतलब इस पर 0 है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, प्लस का 1 आयन हो गया, यानी कि 0 से ये प्लस का 1 हो गया। क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया, तो 0 से आयन बढ़ गया, तो बोलेंगे भैया इसमें ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि हो गया, यानी 0 से ये 1 हो गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम अभी जो है एक धातु के रूप में है, या अभी इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं किया है, तो यहाँ पर कोई आयन नहीं है, तो बोलेंगे आयन नहीं, तो इसके हम लिखेंगे आयन 0 है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन 2 त्याग कर देता है, तो इस पर आयन कुल मिला करके +2 हो जाता है।
तो हम बोलेंगे 0 से ये 2 हो गया आयन, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऋण विद्युतीय आयन में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि भैया इसका जो हो रहा है ना कि ये कैल्शियम का ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया कि किसी भी अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन का योग होता है या ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन का पृथक हो या ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि हो, तो उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और मैंने आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझाया कि किस प्रकार से ये ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होता है। अब आप बोलेंगे सर सोडियम में ये एक ही इलेक्ट्रॉन को क्यों मतलब कि त्यागता है। तो देखिए सोडियम जो होता है, आपको पता होगा कि सोडियम में यानी कि सोडियम में कुल मिलाकर के 11 गो इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो 11 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपको पता होगा कि K, L, M, N जो कोष होता है, इसको इलेक्ट्रॉन को भरने की प्रवृत्ति होती है। तो इस कोष में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे 11 इलेक्ट्रॉन को, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएगा, इसमें 8 आ जाएगा और इसमें 1 आएगा। तो जो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स होता है इसे हम, आपको पता होगा कि इसे हम बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है ना, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है ना। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है यह बाहरी इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। तो अगर बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो सोडियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके यह धनायन बनाता है। इसी प्रकार से कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम के पास कुल मिलाकर के 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से भरेंगे 2 और 10 8 18 2 20। इसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Ca+2 आयन बनाता है। इसलिए इसमें 2 जो होता है ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हम क्या बोलेंगे कि भैया इसका हो गया ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, सो यहाँ से हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं। देखिए भैया नोट में लिख सकते हैं कि सभी धातुओं का ऑक्सीकरण होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया सब में क्या होता है, ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है, इसलिए क्या होता है सभी धातुओं का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज बनाता है, उसमें धन आवेश बनता है, इसलिए क्या होता है ये सभी में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसको हम अपचयन अभिक्रिया को परिभाषित करेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पहला लिखेंगे क्या हो भैया, जिसमें होगा हाइड्रोजन का योग हो, हाइड्रोजन का योग हो, यानी उसमें हाइड्रोजन जुड़े। दूसरा लिखेंगे ऑक्सीजन का वियोग हो, ऑक्सीजन का पृथक हो, है ना। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि भैया उसमें ऋण विद्युतीय अवयव का कमी हो, है ना। यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि ऋण विद्युतीय अवयव में कमी हो। ठीक है, ये 3 पॉइंट होता है ना, और इन तीनों पॉइंट को हमको क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इसमें ऋण विद्युतीय अवयव में कमी होगा तो इसका मतलब ये होता है कि भैया इसका मतलब ये होता है कि इसके धन विद्युतीय अवयव में वृद्धि होगा। क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन होता है, और ये अगर 3 कंडीशन किसी अभिक्रिया में हो रहा है तो हम बोलेंगे कि उसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का योग मतलब होता है कि भैया उसमें हाइड्रोजन का योग होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन ये क्लोरीन, तो जब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन को हम अभिक्रिया कराते हैं तो HCl का निर्माण होता है। तो देखिए क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन जब यह अभिक्रिया कराया गया तो क्लोरीन के पास हाइड्रोजन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि भैया हाइड्रोजन का योग हुआ। तो इसका हो गया कि भैया देखिए क्लोरीन का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो यहाँ से हम ये लिख देंगे कि हाइड्रोजन क्लोरीन का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से और सारे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि
यहाँ से हम लिख सकते हैं H2 है ना प्लस SO4 है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जब अभिक्रिया होगी इन दोनों का तो बनेगा H2SO4 बनेगा। तो यहाँ जो सल्फेट था, सल्फेट के पास हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन जब सल्फेट हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो गया, योग हो गया, तो बोलेंगे सल्फेट का अपचयन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है ऑक्सीजन का पृथक होना, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से हटेगा, यानी कि ऑक्सीजन को निकाला जाएगा। जैसे कि देखिए ZNO है ना, और ये कार्बन लेते हैं ना, जब इनका अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से बनेगा आपका CO प्लस का Zn। ठीक है, इस प्रकार से अभिक्रिया हुई। तो यहाँ देखिए ZNO यानी कि जिंक के पास ऑक्सीजन था, लेकिन जब ये अभिक्रिया हुआ तो देखिए जिंक के पास जो ऑक्सीजन था वो हट गया, निकल गया, यानी पृथक हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जिंक ऑक्साइड जो था इसका हो गया अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन भैया निकल गया तो इसका अपचयन हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं कि देखो भाई यहाँ से हम जैसे कि ZNO प्लस का Na है ना, तो ये हो जाएगा। देखिए ये आपको पता होगा कि सोडियम जो होता है जिंक से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो सोडियम जो होता है जिंक को उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी हटा देगा। यहाँ से बनेगा Na2O प्लस का Zn। ठीक है, तो जिंक के पास जो ऑक्सीजन था, यहाँ पर जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है भैया, यहाँ से ऑक्सीजन हटा दिया गया है, इसलिए हम बोलेंगे कि जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर दे रहे हैं कि ऋण विद्युतीय अवयव में कमी हो या धन विद्युतीय अवयव में वृद्धि होता है। ठीक है, तो देखिए जितने भी अधातु होते हैं जैसे कि क्लोरीन हो गया, ठीक है, तो क्लोरीन भैया, क्लोरीन पर आपको पता होगी क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इस पर क्लोरीन निगेटिव चल जाता है, पता है ना आपको, है ना, ऐसे होता है कि नहीं, आपको पता होगा कि क्लोरीन जो होता है जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्लोरीन पर एक निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो क्लोरीन एक अधातु था, तो इस पर जो था चार्ज क्या था, 0 था, लेकिन यहाँ पर चार्ज क्या हुआ भैया, चार्ज हो गया -1। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से हो गया -1, इसका मतलब इसके ऋण विद्युतीय अवयव में कमी हो गया, 0 से हो गया -1, तो ये कमी हुआ ना, तो हम बोलेंगे जब कमी हो गया तो क्लोरीन का क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा ना आपको, यानी कि जब ये निगेटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि उसमें ऋण विद्युतीय अवयव में कमी होती है और धन विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है, जिसके वजह से ये आवेश आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सारे प्रश्न होते हैं जो कि आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो ये था आपका अपचयन और ऑक्सीकरण। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीकारक तथा अपचायक सीखेंगे, जिसे अंग्रेजी में ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत आसान है और आसान भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑक्सीकारक तथा अपचायक। तो जो भी आपको मैंने समझाया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऑक्सीकरण, अपचयन, इसमें कोई भी आपको अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।